नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 15 जून 2022 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं तो भैया 10 लाख नौकरियां अगले 18 महीनों में। एक शॉर्ट बनाया था कल, इसके ऊपर इसके बारे में देखेंगे। अग्निपथ स्कीम का एक रिवीजन कराऊंगा, कल मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट को यहाँ पे अमेंड किया जा रहा है, कैसे अमेंड किया जा रहा है इसको देखेंगे। ये जो ट्रेन हाथियों से टकरा जाती थी पैची डैम से, उससे हाथियों की जो मृत्यु हो जाती थी, इसको रोकने के लिए क्या कर रही सरकार, इसके बारे में बात करेंगे। लेटेस्ट लेबर फोर्स सर्वे किस प्रकार से बोल रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट घटा है, इसको देखेंगे। हमारे देश के जो बूढ़े हैं उनके पास कैसे फाइनेंशियल और सोशल सिक्योरिटी की कमी है, इसके बारे में बात करेंगे। जो बाइडेन सऊदी अरेबिया जाएंगे और वहाँ पे जाके मोहम्मद बिन सलमान के साथ बातचीत करेंगे, इसको देखेंगे। ये बातचीत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बाइडेन ने जमाल खोशगी वाले मुद्दे पे मोहम्मद बिन सलमान को बहुत खरी खोटी सुनाई थी, सऊदी अरेबिया को क्रिटिसाइज़ किया था, तो इसको देखेंगे। मिनिस्टर साहब जाके रशिया में मिलेंगे। कौन से मिनिस्टर साहब? मनसुख मंडविया साहब, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में कोई इकोनॉमिक फोरम हो रहा है, वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट करेंगे। वो कौन सा इकोनॉमिक फोरम है, वहाँ क्या बातचीत होगी, उसके बारे में बात करेंगे। और र्यूटर्स की एक स्टडी बताती है कि आज का यूथ न्यूज़ को अवॉइड कर रहा है। अब किस बेसिस पे अवॉइड कर रहा है, क्यों अवॉइड कर रहा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इतनी न्यूज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, लेमेंट। लेमेंट मतलब सैडनेस एक्सप्रेस करना, किसी के बारे में सॉरी होना। ओके, मतलब आपके अंदर से दुखी हो कि यार ये क्यों हो रहा है, ठीक है ना। सैडनेस, टू बी सैड, टू रेग्रेट समथिंग। जैसे कि पिनराई विजयन साहब सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को लेके थोड़े से सैड है। क्यों सैड है? क्योंकि भाई सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट केरला की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो कंजर्वेटिव माइंडसेट है वो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट बनने नहीं दे रहा केरला के अंदर। तो किसी चीज़ का शौक मनाना, दुखी होना किसी चीज़ को लेके। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। ये लाइक और शेयर जरूर करिए दोस्तों, इससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है और लोग पास वीडियो पहुंचती है यूट्यूब के रिकमेंडेशंस के थ्रू। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। इंस्टाग्राम पे आपसे जुड़ूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर की पीडीएफ मिलेगी। हो सके दोस्तों तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के और ज्वाइन का ऑप्शन दबा के हेल्प करें। दोनों ही चीज़ों का ऑप्शन नीचे लाइक बटन के बगल में आपको मिल जाएगा। सारी की सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो अब ये दोनों ऑप्शन दबा सकते हैं। चलिए, पहली 10 लाख पर्सन्स टू गेट गवर्नमेंट जॉब इन 18 मंथ्स। देखिए भाई, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि इनकी सरकार 10 लाख लोगों को रिक्रूट करेगी अगले 18 महीनों में, एक मिशन मोड के अंदर। ठीक है, आप कह सकते हो कि कोविड-19 पैंडेमिक के समय पे जो रिक्रूटमेंट्स रुक गए हैं, वहां पे मिशन मोड में हायरिंग होगी। अब इसी दिन अनाउंसमेंट हुआ है अग्निपथ स्कीम का। अग्निपथ स्कीम के अंदर 17.5 साल से लेके 21 साल के बीच के जो जवान युवा हैं वो आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं, एयरमैन बन सकते हैं, सेलर बन सकते हैं, जवान बन सकते हैं। कहाँ पे? एयरफोर्स में, नेवी में और आर्मी में। तो जिस दिन अग्निपथ स्कीम अनाउंस हुई उसी दिन आपकी ये 10 लाख लोगों को रिक्रूट करने वाली स्कीम अनाउंस हुई। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो अग्निपथ के अंदर जो रिक्रूटमेंट होगा वो 10 लाख लोगों में जुड़ा हुआ है। मोदी सरकार का ये जो नारा था कि अनएम्प्लॉयमेंट हटाएंगे, उसमें एक स्टेप मान सकते हो। ज़्यादातर जो नौकरियां यहाँ पे क्रिएट की जाएंगी वो रेलवे सेक्टर में, ये जो एसएससी और सीएचएसएल के थ्रू रिक्रूटमेंट होता है उसमें होता है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डिपार्टमेंट में, कस्टम्स में, एक्साइज में, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ फॉर गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज में, रेलवेज में। तो यहीं पे ही मेजर बल्क, देखिए मेजर बल्क वैकेंसीज या तो रेलवे में निकलती हैं, या सीजीएल, एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल में निकलती हैं, या फिर आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेज में निकलती हैं, या फिर बैंकों वगैरह में निकलती हैं। ये कस्टम एक्साइज में तो कम ही निकलती हैं। तो इन सब जगहों पे जो रिक्रूटमेंट होगा उसकी जो कंबाइंड आप कह लो पोस्टें होंगी वो लगभग 10 लाख होंगी। अच्छी बात यह है कि सरकार का बोलना है कि दिसंबर 2023 तक हम ये नौकरियां दे देंगे, मतलब मिशन मोड में एक टाइम टेबल के हिसाब से नौकरियों का रिक्रूटमेंट होगा। और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि रिसेंटली अगर आप देखोगे तो रेलवे और टीचर रिक्रूटमेंट के एग्जाम में पेपर वगैरह लीक हुए थे, लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, बवाल किया उत्तर प्रदेश में, बिहार में, जिसके चलते आप देखो तो बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। आरआरबी जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड था उसका क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, वो जो पूरा का पूरा मुद्दा उस समय पे बिहार में आग पकड़ा था वो आपको याद ही होगा। तो सरकार मोस्ट प्रॉब्ली इसको भी सही करने की कोशिश कर रही है। एक बड़े स्केल पे एम्प्लॉयमेंट आएगी और टाइम बाउंड बेसिस पे इस एम्प्लॉयमेंट को कंडक्ट किया जाएगा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से इंडिया में 53 मिलियन अनएम्प्लॉयड पीपल हैं एज ऑफ दिसंबर 2021। इसमें तो बहुत सारी वुमेन है। अब ये जो 53 मिलियन अनएम्प्लॉयड पीपल हैं, इसमें से जो 35 मिलियन अनएम्प्लॉयड हैं और बहुत बुरी तरीके से नौकरी ढूंढ रहे हैं, मतलब उनको इमीडिएटली नौकरी की बहुत ज़रूरत है। तो 53 मिलियन में से 35 मिलियन ऐसे हैं जो नौकरी बहुत तेज़ी से ढूंढ रहे हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, और 17 मिलियन ऐसे हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं बट नौकरी के लिए उतने पागल नहीं है, एक्टिवली सीख नहीं कर रहे हैं। मिल जाए तो अच्छी बात है, अच्छी मिली तो ही करेंगे। एक सबका होता है ना कि यार कुछ भी मिल जाए, बहुत ज़रूरत है नौकरी की, पैसों की,
और एक तबका होता है कि ठीक है भाई अपनी पसंद की मिलेगी तो काम करेंगे। तो अपनी पसंद की मिलेगी तो काम करेंगे, ऐसे कितने हैं 17 मिलियन, और कुछ भी मिल जाए ऐसे कितने हैं 35 मिलियन। अभी जो कुछ भी मिल जाए नौकरी करनी है, ऐसे जो 35 मिलियन 3.5 करोड़ लोग हैं, इनमें से आप कह लो 23% वुमेन है, मतलब लगभग 8 मिलियन 80 लाख वुमेन है। वहीं पे जो 17 मिलियन है कि हाँ भाई हम देखेंगे नौकरी अच्छी मिलेगी तो करेंगे, इन 17 मिलियन में से 53% वुमेन है, लगभग 9 मिलियन वुमेन है। ठीक है भाई। फिर वर्ल्ड बैंक की बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक ने 2020 जब पैंडेमिक आया था, इसमें एम्प्लॉयमेंट रेट पूरी दुनिया का बताया था 55%, और 2019 में वर्ल्ड बैंक ने पूरी दुनिया का एम्प्लॉयमेंट रेट बताया था 58%, जबकि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट रेट है 43% भारत सरकार के हिसाब से। लेकिन एक रिपोर्ट है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसने और आप कह लो डिप्रेसिंग फिगर्स दिए। इसने बोला है कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट रेट केवल 38% है। तो भले ही भारत सरकार बोल रही है कि इंडिया का एम्प्लॉयमेंट रेट 43% है, CMIE के हिसाब से 38% है। मतलब इसका जो प्रिडिक्शन है इंडियन इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट का वो और बेकार है। तो कहाँ पूरी दुनिया में 55% और 58% एम्प्लॉयमेंट है 2020-19 में, और वहीं पे इंडिया में कितना है 43%। ठीक है भाई। फिर आगे क्या बताया जा रहा है, CMIE की रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया का जो ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट रेट स्टैंडर्ड है, अगर इंडिया को उस स्टैंडर्ड तक पहुंचना है तो इंडिया को 187.5 मिलियन नौकरियां प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, मतलब 18 करोड़ 75 लाख लोगों को नौकरियां देनी होगी। और इंडिया में जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं, अगर सबको नौकरियां देनी है तो 406 मिलियन नौकरियां देनी पड़ेंगी, मतलब 40 करोड़ 60 लाख नौकरियां देनी पड़ेंगी। अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है ना। और इसको फुलफिल करना अपने आप में आसान नहीं। 40 करोड़ नौकरियां, आप समझ रहे हो, बहुत बड़ा नंबर है। ये पेपर 2-3 गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशन और अनएम्प्लॉयमेंट में न्यूज़ काम आएगी। फिर अगली न्यूज़, अग्निपथ स्कीम को यहाँ पे केंद्र की सरकार के द्वारा रिलीज कर दिया गया। कल भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बताई थी। अगले 90 दिनों में रिक्रूटमेंट शुरू हो जाएगा और पहले फेज में 46,000 यंग वुमेन और मेन को यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा, तीनों सर्विसेज में, एयरमैन कैडर के लिए भी, आपका जवान कैडर के लिए भी और सेलर कैडर के लिए भी। ठीक है। और जो लोग रिक्रूट किए जाएंगे उनको बोला जाएगा अग्निवीर। ठीक है भाई। 4 साल की ये लोग सर्विस करेंगे। तनख्वाह वगैरह कितनी मिलेगी इसके लिए मैं कल रात में वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, लेटेस्ट वीडियो सेक्शन में जाके देखिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। इस पर्टिकुलर स्कीम से ये जो 17.5 साल से लेके 21 साल के बच्चों को हायर किया जाएगा, इससे जो आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल की अभी करंट एवरेज एज आर्मी में जो 32 साल है वो 24 से 26 साल हो जाएगी। मतलब आगे आने वाले कुछ सालों में अभी के जो आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर, उनकी जो एवरेज एज 32 साल है वो 24 से 26 साल की टाइम पीरियड में पहुंच जाएगी। यहाँ पे पहले एक ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू बच्चों को बुलाया जाएगा, फिर स्पेशल रैलीज और कैंपस इंटरव्यू कंडक्ट करवाए जाएंगे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में, और वहाँ पे भर्ती होगी यहाँ पे आर्मी की। ऑल इंडिया ऑल क्लास बेसिस पे यहाँ पे भर्ती की जाएगी। ठीक है ना। 17.5 साल से 21 साल यहाँ पे आप कह लो एज ग्रुप की एलिजिबिलिटी है। पहले साल का एनुअल पैकेज 4.76 लाख, दूसरे साल का 6.92 लाख, ये 6.92 लाख एक्चुअली में चौथे साल का, 4.76 लाख पहले साल का है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि सर पहले साल में 4.76 लाख कैसे, कल तो आपने 30,000 बताया था, तो 12 इंटू 30 हो गया 3,60,000। तो इन 3,60,000 में आप वो पैसा भी जोड़ दो जो कि आपके अग्निवीर कॉर्पस फंड में हर महीने सरकार डालेगी, तब जाके 4.76 लाख। क्योंकि पैकेज जब भी कोई कंपनी या सरकार बताती है तो ग्रॉस बेसिस पे बताती है। फिर यहाँ पे जो सेवा निधि पैकेज है, बेसिकली सेवा निधि पैकेज मतलब कि आप देश की सेवा करने जा रहे हो तो सेवा निधि पैकेज बोल दिया गया। इससे जो भी जवानों को पैसा मिलेगा, एक चीज़ अच्छी कि उसके ऊपर इनकम टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। और जब आप रिटायर होगे तो लगभग 11.71 लाख रुपया आपको कैश दे दिया जाएगा। वो किस हिसाब से कैश दिया जाएगा, कैसे उसको इकट्ठा किया जाएगा, कल की वीडियो देखिए, उसमें मैंने समझा रखा है। प्लस यहाँ पे एक नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस कवर है 48 लाख का। आपको कुछ हो जाता है तो 48 लाख रुपए आपके घर तक पहुंचा दिए जाएंगे। किसी प्रकार की ग्रेचुइटी पेंशन नहीं है। इन 4 सालों में मान लो इनिशियल फेज में आपको कुछ हो जाता है, आप देश के लिए शहीद हो जाते हो, तो जो बचे हुए 2-3 साल की सैलरी है वो भी आपके घर तक पहुंचेगी। प्लस 1 करोड़ का यहाँ पे एक और इंश्योरेंस कवर है। अगर आपकी सर्विस में डेथ हो जाती है तो उस केस में आपके घर वालों को पैसा प्रोवाइड किया जाएगा। अगर डिसेबिलिटी हो जाती है तो परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी के हिसाब से मैक्सिमम 44 लाख रुपए आपको एज अ कंपनसेशन दिया जाएगा। फिर 4 साल कंप्लीट करने के बाद 25% ऑफ द बैच को एज अ रेगुलर कैडर अगले 15 साल तक सर्व करना पड़ेगा आर्मी के अंदर। और इस प्रकार की आप कह लो सर्विसेज या स्कीम US, फ्रांस, चाइना, रशिया, बहुत सारी दूसरी कंट्रीज में चलती हैं। देखिए एक बड़ी
वजह इस पर्टिकुलर स्कीम को लाने की ये है कि सरकार अपना पेंशन बिल बचाना चाहती थी। हालांकि सरकार इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी कि उनको पेंशन बिल बचाना है। देखिए, अगर देखा जाए तो जो बजट एलोकेशन है डिफेंस का 2022-23 का, वो है 5.25 लाख करोड़, जिसमें रेवेन्यू खर्चा है 2.33 लाख करोड़, उसमें सैलरी वगैरह जाएगी। 1.52 लाख करोड़ का केवल कैपिटल एलोकेशन है, और केवल पेंशन जाती है 1.19 लाख करोड़ की। तो मेन जो खर्चा होता है वो होता है कैपिटल एलोकेशन। आपने कितने नए हथियार खरीदे, कितना आपने फोर्सेस को मॉडर्नाइज किया, बड़ा मेजर चंक पेंशनों में जा रहा है। बचा कुछ है रेवेन्यू एलोकेशन, मतलब तनख्वाह वगैरह देनी है। तो इस कंटेक्स्ट में ये जो स्कीम है ये बहुत हद तक सरकार का पैसा भी बचा देगी। जीएस पेपर 2 और 3 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन और डिफेंस में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया टू विजिट रशिया फॉर इकोनॉमिक मीट। तो भैया रशिया में एक बहुत बड़ी ट्रेड मीट हो रही है और इंडिया वहां पे पार्टिसिपेट करने वाली। इस ट्रेड मीट को प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन लॉन्च करेंगे। तो सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम, SPIEF इसका नाम है, इसमें इंडियन डेलीगेशन जाएगा। उस इंडियन डेलीगेशन को लीड करेंगे हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मनसुख मंडाविया साहब। चूंकि ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ केमिकल और फर्टिलाइजर के मिनिस्टर भी हैं, इसलिए फर्टिलाइजर की कमी इंडिया के अंदर ना हो जाए, इंडिया के पास प्रॉपर पोटैश सप्लाईज हैं जिससे हम अपना फर्टिलाइजर बना सकें, इसके लिए रशिया के साथ बातचीत करना जरूरी है। इसलिए खुद मंडाविया साहब यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग जा रहे हैं इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये 25वां एडिशन होगा SPIEF का, 15 जून से 18 जून के बीच में होगा। गेस्ट कंट्री कौन है? इजिप्ट। 2017 में गेस्ट कंट्री इंडिया थी, इस साल गेस्ट कंट्री है आपकी इजिप्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओवरऑल मिस्टर पुतिन यहाँ जो भी फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनको इनवाइट कर रहे हैं। और देखिए फ्रेंडली, पहले तो क्या होता था कि इस पर्टिकुलर इवेंट में वेस्टर्न कंट्रीज भी आती थी, लेकिन अब वेस्टर्न कंट्रीज नहीं आएंगी, एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज ही यहाँ पे फोकस होने वाली हैं। रशियन इकोनॉमी के ऊपर इस समय पे बहुत से वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हुए हैं, इसके चलते रशियन इकोनॉमी प्रॉपर तरीके से ट्रेड नहीं कर पा रही है, अपने एक्सपोर्ट्स नहीं कर पा रही है। बहुत सी चीज़ें इस समय पे रशिया में स्टोर्ड है जो कि अनयूज्ड सप्लाईज हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फूड ग्रेन्स, लेंटिल्स, स्पाइसेस, कोरिएंडर, आयरन एंड स्टील, मिनरल, फर्टिलाइजर, टिम्बर, ऐसी बहुत सी चीज़ें रशिया में उगाई जाती हैं, लेकिन वो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही। क्यों नहीं एक्सपोर्ट हो पा रही? ऑब्वियसली बात है, वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हैं। तो इस प्रकार के इवेंट्स के थ्रू, इन सैंक्शंस को बाईपास करके रशिया अपने एक्सपोर्ट प्रोग्रेस को यहाँ पे बढ़ा सकता है, ठीक है। अब खास बात यहाँ पे ये है कि वॉर जारी है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है जेंस स्टोल्टनबर्ग, इन्होंने बोला है कि भाई रशियन फोर्सेस के सामने यूक्रेनियन फोर्सेस कहीं ना कहीं बैकफुट पे जा रही हैं। ये जो जंग हुई थी सेवेरोदोनेत्स में, सेवेरोदोनेत्स एक ऐसा इलाका है जो कि ईस्टर्न यूक्रेन में, यूक्रेन के कब्जे में था, अब ये भी रशिया के कब्जे में चला गया है। धीरे धीरे करके यूक्रेन की बहुत मेजर सिटीज़ को रशिया अपने कब्जे में ले रहा है। ऑब्वियसली बात है, वापस तो देखो करने वाला है नहीं। इस बीच में रशिया इस प्रकार के इवेंट्स कंडक्ट करके पूरी दुनिया के साथ बातचीत करके अपने एक्सपोर्ट को भी सेफगार्ड करना चाह रहा है। इंडियन डेलीगेशन यहाँ पे स्पेसिफिकली इस टारगेट से जा रहा है कि हम रशिया से फर्टिलाइजर सप्लाई ले सकें। पूरे फूड और एग्रीकल्चर मार्केट में दुनिया भर में अनस्टेबिलिटी है, तो फर्टिलाइजर सप्लाई इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस कंटेक्स्ट में पोटैश और बाकी कपड़ के फर्टिलाइजर्स हम मंगवा सकें रशिया से, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हमने केवल रशिया के साथ बातचीत की इन फर्टिलाइजर्स के लिए। मनसुख मंडाविया साहब जॉर्डन भी गए थे 13 मई से 15 मई के बीच में, और वहाँ पे फर्टिलाइज़र और फर्टिलाइज़र के रॉ मटेरियल्स के बारे में डील करके आए हैं। फॉस्फेटिक और पोटैशिक फर्टिलाइजर्स कितने आएंगे इंडिया के अंदर जॉर्डन से, इसके बारे में डील हुई थी। MOU साइन हुए थे जॉर्डन फॉस्फेट माइनिंग कंपनी के साथ, जिससे 30 लाख मेट्रिक टन रॉक फॉस्फेट, 2.5 लाख मेट्रिक टन डायमोनियम फॉस्फेट, 1 लाख मेट्रिक टन फॉस्फोरिक एसिड, ये भाई इंडियन पब्लिक कोऑपरेटिव और प्राइवेट कंपनीज को बेचेगी जॉर्डन फॉस्फेट माइनिंग कंपनी। तो जॉर्डन के साथ भी हमने फर्टिलाइजर सप्लाईज को लेकर एक एग्रीमेंट किया था, और कुछ ऐसा ही एग्रीमेंट हम रशिया के साथ सेंट पीटर्सबर्ग में करेंगे। इस टारगेट से मनसुख मंडाविया साहब रशिया गए हैं। जो भी डिटेल्स होगी वो आगे मैं करंट अफेयर्स में कवर करूंगा। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज और इंडियाज इंटरेस्ट और ग्लोबल ग्रुपिंग्स में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है न्यू प्लान टू सेव जंबोज फ्रॉम ट्रेन हिट्स। देखिए यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री और रेलवेज मिनिस्ट्री एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं मिलकर। प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव ये कि भैया लगभग ऐसा बताया गया कि 186 एलिफेंट्स की मौत हुई ट्रेन से लड़ने की वजह से। ये ऑफिशियल नंबर है, मतलब ऑफिशियली इस बात को एक्सेप्ट किया गया कि 186 एलिफेंट्स मर गए ट्रेन के लड़ने से। हो सकता है कि जो एक्चुअल नंबर हो एलिफेंट्स के मरने का वो बहुत ज़्यादा हो,
अब अलग अलग राज्यों में एलिफेंट रिजर्व फैले हुए हैं, वहाँ पे ट्रेन लाइन्स फैली हुई है, ट्रेन से लड़ जाते हैं ये एलिफेंट्स, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस कंटेक्स्ट में रेलवे मिनिस्ट्री, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री और एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये देहरादून में, ये तीनों मिलकर यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं कि कैसे इनिशिएटिव्स के थ्रू, एनालिसिस के थ्रू ये जो एलिफेंट्स की मृत्यु हो रही है ट्रेन से लड़के, इसको रोका जा सके। ठीक है, अगर आप देखो तो आसाम, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, ये हिली स्टेट से यहाँ पे बहुत सी कैजुअलिटीज देखने को मिली। ऐसा नहीं है कि जिन स्टेट्स में एलिफेंट ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा कैजुअलिटी है, नहीं, टेरेन पे बहुत हद तक डिपेंड करता है। कभी कभी क्या होता है कि जो माउंटेनियस इलाकों में जो भी रेलवे लाइन्स वगैरह गई हैं वहाँ पे एलिफेंट कॉरिडोर्स भी हैं, तो इन एलिफेंटों के पास स्लोप पे जो स्पीड होती है चलने की वो बहुत धीमी होती है, तो कई बार ये रेलवे लाइन के आसपास कहीं फंस जाते हैं या फिर इनके बच्चे फंस जाते हैं। तो उस केस में ट्रेन तो रुकती नहीं है, ये एलिफेंट्स भी वहीं पे फंस जाते हैं और कभी कभी ट्रेन से लड़के यहाँ पे मर जाते हैं। तो जो पैचीडम्स है, पैचीडम्स एक ऐसा एनिमल होता है जिसकी बहुत मोटी स्किन होती है, तो एलिफेंट भी पैचीडम है, हिपोपोटामस, राइनोसेरोरस, पिग्स, टैपिर्स, ये सब पैचीडम है। तो बहुत सारे हाथियों की मृत्यु डिफिकल्ट टेरेन के कारण, स्लोप पे धीरे चलने की वजह से, और अगर वो धीरे रेलवे लाइन के पास चल रहे हैं, रेलवे लाइन से टकरा के उनकी मृत्यु हो जाती। तो इसीलिए यहाँ पे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, रेलवे मिनिस्ट्री, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री सब मिल के बातचीत कर रहे हैं कि कैसे इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को रोका जा सके, कैसे अलग अलग राज्य की सरकारों को ट्रेनिंग दी जाए कि वो इस प्रकार के एलिफेंट एक्सीडेंट्स को रोक सके। अब इसके लिए किन किन मेजर्स की बात हो रही है, तो भैया सेलेक्टेड लोकेशंस पे फेंसिंग बनाइए, सिग्नेज बोर्ड बनाइए ताकि लोकोमोटिव पायलट्स को पता चल जाए, लोकोमोटिव पायलट्स मतलब जो ट्रेन चला रहे हैं, ट्रेन चलाने वाले लोगों को ये पता चल जाए कि भाई ये एलिफेंट कॉरिडोर है, यहाँ पे ट्रेन को धीमी रखो, कोई भी एलिफेंट सामने आ सकता है, एलिफेंट से टकरा के तो वो मर सकता है। फिर ट्रेन क्रू और स्टेशन मास्टर्स को इस बात के लिए सेंसिटाइज करो कि जब भी इस इलाके से चलें आप अपनी ट्रेन की स्पीड धीमी रखें, कहीं एलिफेंट दिखे तो उसको रोक दें वगैरह वगैरह। ट्रेन के और रेलवे लैंड के साइड में जो वेजिटेशन होता है उसको क्लियर करें, कभी कभी हाथी उस वेजिटेशन को खाने के लिए आ जाते हैं और ट्रेन से टकरा जाते हैं। फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टाफ को डिप्यूट किया जाए रेलवे कंट्रोल ऑफिसेज में ताकि रेलवे के साथ कोऑर्डिनेट करके एलिफेंट डेथ्स को रोका जा सके। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एलिफेंट ट्रैकर्स को एंगेज करे, समय समय पे स्टेशन मार्कर्स और लोकोमोटिव पायलट्स को अलर्ट करे कि यहाँ एलिफेंट हो सकता है। क्योंकि अब देखिए एलिफेंट में तो समझ नहीं है तो उसको तो अलर्ट नहीं किया जा सकता, तो ह्यूमंस को अलर्ट किया जा सकता है, इसीलिए रेलवेज के साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बढ़ाया जा रहा है। जीएस पेपर 2, 3 गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशन बायोडाइवर्सिटी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में ये न्यूज़ आपको काम आएगी। अगली न्यूज़ है भाई, जो यूथ है आज का वो न्यूज़ को अवॉइड कर रहा है। 2022 की रूटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट आई है। एक एनुअल स्टडी है, साल में स्टडी होती है जो कि दुनिया भर की कंट्रीज में किस हिसाब से जो यूथ्स हैं वो न्यूज़ सुनते हैं, हर एज ग्रुप के लोग न्यूज़ सुनते हैं, इसको रीड करती है, इसको स्टडी करती है। अब पता चला है कि जो यंगर एज ग्रुप है पूरी दुनिया में वो न्यूज़ में कम इंटरेस्टेड है। 46 मार्केट्स में सर्वे कंडक्ट कराया गया और इससे जनरल रिजल्ट निकल के सामने आ रहा है कि भाई पब्लिक न्यूज़ से थोड़ा दूर भाग रही है। ठीक है ना भाई, ट्रेडिशनल न्यूज़ मीडिया जैसे कि जो टीवी वगैरह पे न्यूज़ आती है, न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आती है, इसको लोग कम कंज्यूम कर रहे हैं। लोग कहीं ना कहीं सेलेक्टिव अवॉइडेंस कर रहे हैं, मतलब वो न्यूज़ ज़बरदस्ती नहीं देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वो न्यूज़ में इंटरेस्टेड कम है, वो न्यूज़ देखना ही नहीं चाह रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह बताई जा रही है रेपिटेटिव एजेंडा ऑफ न्यूज़। कई बार आपने देखा होगा कि न्यूज़ चैनल पे एक ही न्यूज़ को बार बार इरिटेटिंग तरीके से बोलते चले जाते हैं, तो कोई एक समझदार आदमी होगा तो इरिटेट होकर न्यूज़ बंद कर देगा। कोविड-19 के समय पे इतना डिप्रेशन फैलाया कि उन्होंने न्यूज़ देखनी बंद कर दी लोगों ने। तो क्या क्या वजह बताई जा रही है यहाँ पे न्यूज़ ना देखने की, एक एक करके देखते हैं। तो मतलब कुछ लोग पक चुके हैं, दे आर वॉर्न आउट ऑफ न्यूज़, तो 29% लोग ऐसे हैं इसलिए वो न्यूज़ नहीं देखते। कुछ लोग न्यूज़ पे ट्रस्ट नहीं करते, 29% इसलिए नहीं देखते। 1/3 36% लोग जो कि 35 साल से कम के हैं, उनको ऐसा लगता है कि न्यूज़ देख के उनका दिमाग खराब हो जाता है। 17% लोग न्यूज़ इसलिए अलाउ करते हैं क्योंकि उसमें ऐसे आर्गुमेंट्स होते हैं जिसको वो देखने में इंटरेस्टेड नहीं। 16% लोग न्यूज़ देख के इस हद तक डिप्रेस हो जाते हैं, उनको लगता है कि उनके पास कोई ताकत ही नहीं है। तो इस कंटेक्स्ट में न्यूज़ का जो कंजम्पशन है वो कम हो रहा है। ठीक है, इंडिया के रिस्पेक्ट में न्यूज़ क्या बोलती है, तो एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ने भी यहाँ पे इनपुट दिए। इंडिया एक मोबाइल फोकस्ड मार्केट है। अगर आप देखो तो 35% लोग इंडिया में कंप्यूटर्स के थ्रू न्यूज़ देखे और लगभग 72% सर्वे रिस्पॉन्डेंट्स ने बोला कि वो मोबाइल में न्यूज़ देखते हैं। 84% इंडियन रिस्पॉन्डेंट्स ऑनलाइन न्यूज़ देखते हैं, चाहे वो मोबाइल में देखें कंप्यूटर में। 63% सोशल मीडिया पे, 59% टेलीविजन पे, 49% प्रिंट में, यूट्यूब पे 53%, व्हाट्सएप पे 51%। ये अलग अलग लोग आप कह सकते हो मीडियम है न्यूज़ वगैरह देखने के। इंडिया में ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि जो न्यूज़ है वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है। केवल 35% लोग ऐसे हैं
जो कि ये बोलते हैं कि न्यूज़ में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है, बिजनेस इन्फ्लुएंस नहीं है। बाकी सब कहीं ना कहीं ये मानना है कि भाई न्यूज़ पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है। मतलब इंडिया के अंदर भी एक नोशन है कि न्यूज़ पूरी तरीके से फेयर और न्यूट्रल नहीं है, निष्पक्ष नहीं है, वो बहुत हद तक अफेक्टेड है। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में न्यूज़ आपको काम आएगी। फिर अगली न्यूज़ है ASI एक्ट टू बी मेड मोर फेसिबल। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो हमारे यूनियन कल्चर मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी साहब, उन्होंने बोला है कि भाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस समय पे काम कर रहा है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो लॉ है जिसको आप बोलते हो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, इसमें एक अमेंडमेंट के ऊपर बातचीत की जा रही है। और यहाँ पे किशन रेड्डी साहब ने बोला कि वो एक सब कमेटी बनाएंगे। इस सब कमेटी का काम क्या होगा, इस पर्टिकुलर एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 में चेंजेस प्रपोज करना। ये जो मॉन्यूमेंट्स के आसपास का 100 मीटर का इलाका है जिसके अंदर कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता, इसको थोड़ा बहुत बदलने की बात की जा रही है। और इस रिस्पेक्ट में जो एक बोर्ड बनाया गया जिसका नाम है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी, इसकी यहाँ पे मीटिंग हो रही है। ये जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी है, इसको 2021 में बनाया गया था, 19 मई को। पिछली बार अगर आप देखो तो 17 अक्टूबर 2014 में इसकी मीटिंग हुई थी। इसको फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया 2021 में काबा को। काम क्या है इस बोर्ड का, ये साल में एक बार मिलेगा, और ASI किस हिसाब से पूरे देश में एक्सकवेशन ट्रेनिंग और रिसर्च कराएगा, इसके बारे में बात करेगा ये पर्टिकुलर बोर्ड। तो इस पर्टिकुलर बोर्ड में ही यहाँ पे बातचीत हो रही है, और इस बातचीत के थ्रू पता चला कि भाई एक्ट में चेंजेस करने की ज़रूरत है ताकि मॉन्यूमेंट्स के आसपास का जो 100 मीटर का इलाका है इसमें टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके, ठीक है ना। और टूरिज्म को किस प्रकार से प्रमोट करना, आर्कियोलॉजिकल साइट्स को किस प्रकार से मेंटेन करना, इसकी ट्रेनिंग वगैरह भी दी जा सके अलग अलग राज्यों के एडमिनिस्ट्रेशन को। फिर इस बोर्ड के डिस्कशन के बेसिस पे जी किशन रेड्डी साहब ने यह भी बोला कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो 2000 मॉन्यूमेंट्स है पूरे देश में, वहां पे देश का झंडा लहराएगा इंडिपेंडेंस डे पे, हर घर तिरंगा कैंपेन के अंदर वगैरह वगैरह, प्लस अगले साल G20 समिट होने वाली है इंडिया के अंदर। तो ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अलग अलग मॉन्यूमेंट्स हैं, इसके इंडिया के कल्चर और हेरिटेज को दुनिया को दिखाया जाएगा। ओके, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मॉन्यूमेंट्स पे बहुत सारे फेस्टिवल्स और कस्टम्स को भी सेलिब्रेट किया जा सकता है। तो इस प्रकार के बहुत से आइडियाज़ लेके आए जा रहे हैं जिसमें सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो ये जो काबा है ये क्या है, ये कॉन्टैक्ट्स को स्ट्रेंथन करता है ASI के बीच में और वो लोग जो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च में ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। ये जो काबा बोर्ड है इसमें 5 नॉमिनेटेड पर्सन्स होते हैं जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है। फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI भी इसमें होते हैं। एक साल में एक बार मिलेगा, सेंटर को मदद करेगा, रिकमेंडेशन देगा आर्कियोलॉजी से रिलेटेड मैटर्स के ऊपर। ओवरऑल ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे आर्कियोलॉजिकल रिसर्च में, ये भी काबा इसके ऊपर बातचीत करेगा, शोध करेगा। आर्कियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन, फ्यूचर आर्कियोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग, दूसरी जो लर्न सोसाइटीज़ है इंडिया में उसके साथ एसोसिएशन, अलग अलग राज्य की सरकारों को राय देना, ये सब काम होगा काबा का। जीएस पेपर 2 और 1 में गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंडियन हेरिटेज और कल्चर में न्यूज़ काम आएगी। फिर अगली न्यूज़ है भाई अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ डिक्रीज्ड। जो लेटेस्ट लेबर फोर्स सर्वे आया है इसने कुछ बताया है यहाँ पे। इसका बताना ये है कि 2020-21 में 2019-20 के कंपैरिजन में अनएम्प्लॉयमेंट घटा है। कितना घटा है? 0.6%। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट था 2019-20 में वो था 4.8% और 2020-21 में हो गया 4.2%। ये किसने बोला है? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का रिजल्ट बोल रहा है 2020-21 का, जिसको रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। अब मैं आपको बता दूं ये सरकारी फिगर है। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन एक्सपर्ट्स आएंगे एडिटोरियल में जो कि सरकार के इस फिगर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करेंगे, ओवरऑल इसको गलत बोलेंगे, झूठा बोलेंगे। खैर, हम सरकारी फिगर को देखते हैं। तो 4.2% ऐसे एडल्ट्स हैं जो रूरल और अर्बन इंडिया में जॉब नहीं पा पाए। रूरल इंडिया के लिए ये रेट 3.3% था और अर्बन इंडिया के लिए रेट 6.7% था। इसको कैलकुलेट करने के लिए नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने रोटेशनल पैनल सैम्पलिंग डिजाइन के मैकेनिज्म को अपनाया है। इसमें बहुत से अलग अलग रेट्स हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्कर पॉपुलेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इसमें रूरल सैंपल्स, अर्बन सैंपल्स के ऊपर बातचीत हुई। ये जो सैम्पलिंग का प्रोसेस था, इसमें जो अर्बन सैंपल्स था वहाँ पे विजिट कई बार कंडक्ट की गई, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। रूरल सैंपल्स के जो हाउस होल्ड्स थे वहाँ पे सिर्फ 1 बार विजिट कंडक्ट की गई। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि चूंकि आप रूरल इलाकों के सैंपल्स में बार बार नहीं गए, इसलिए रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको कम नजर आ रहा है 3.3% पे, जो कि एक्चुअली में ज़्यादा है। और यहाँ पे आश्चर्य इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि रिवर्स माइग्रेशन हुआ है।
2020 में जब कोरोना का पैंडेमिक हुआ तो रिवर्स माइग्रेशन हुआ। जो लोग शहरों में काम कर रहे थे वो वापस गांव में लौट गए, तो गांव में लोगों का नंबर बढ़ गया, तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, जबकि यहाँ पे 3.3% अनएम्प्लॉयमेंट रूरल इलाकों का कम बताया जा रहा है। प्लस ओवरऑल जुलाई 2020 से जून 2021 के बीच में रूरल और अर्बन इलाकों में 12,800 फर्स्ट स्टेज सैंपलिंग यूनिट्स को कंडक्ट किया गया। इन फर्स्ट स्टेज सैंपलिंग यूनिट्स में 7,024 विलेज थे और 5,776 अर्बन फ्रेम सर्वे ब्लॉक्स थे, ठीक है ना। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड सर्वे हुए, मतलब कितने हाउस होल्ड्स में गए, तो 1,344 1,00344, जिसमें से 55,389 रूरल इलाकों में थे और 44,955 घर अर्बन इलाकों में थे। कितने लोगों का सर्वे हुआ, तो भाई टोटल 4,10,818 लोगों का, जिसमें 2,36,279 लोग रूरल इलाकों में थे, 1,74,539 अर्बन इलाकों में थे। फिर वर्कर पॉपुलेशन रेट यहाँ पे क्या बोला गया है, तो वर्कर पॉपुलेशन रेट 2019-20 में 38.2% था और 2020-21 में 39.8% है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना बताया जा रहा है, तो पिछले मतलब 2019-20 में 40.1%, 2020-21 में 41.6%। तो ये ओवरऑल कुछ रेट्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। ओके, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में कौन कौन लोग आ जाएंगे, वो लोग जो काम कर रहे हैं, वो लोग जो काम ढूंढ रहे हैं, वो लोग जो काम के लिए अवेलेबल हैं बट काम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और वर्कर पॉपुलेशन रेट में कौन सा नंबर आ जाएगा, वो लोग जो कि काम कर रहे हैं। तो जो काम नहीं कर रहे हैं लेकिन ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना, वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे एलएफपीआर में। तो वर्कर पॉपुलेशन रेट और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में फर्क कितना है, वर्कर पॉपुलेशन रेट में वो वर्कर जो काम कर रहा है उसको इंक्लूड किया जाएगा, और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में जो लेबर काम ढूंढ रहा है एक्टिवली, कभी मिला कभी नहीं मिला, उसको भी काउंट किया जाएगा। माइग्रेशन रेट की बात की जाए तो भैया रूरल इलाकों में माइग्रेशन रेट 48% है, अर्बन इलाकों में 47.8% है। और एक्चुअली में जो माइग्रेशन है, अगर सर्वे के हिसाब से देखा जाए, टोटल 28.9%, मतलब पूरे इंडिया के लिए अगर आप माइग्रेशन रेट देखो तो 28.9% है। वुमेन के कंटेक्स्ट में रूरल इलाकों में माइग्रेशन रेट 48% है और अर्बन में 47.8%, मतलब ओवरऑल माइग्रेशन रेट से वुमेन का माइग्रेशन रेट ज़्यादा है। उसकी बहुत सी वजह होती हैं, आपको पता है कि वुमेन्स की शादी हो जाती है तो उनका घर बदल जाता है, गांव बदल जाता है, शहर बदल जाता है, कभी कभी कंट्री बदल जाती है। सबसे खास बात यह है कि जो इस बार माइग्रेशन की वजह बताई गई है ना, अनएम्प्लॉयमेंट कम बताई गई, केवल 4.4% माइग्रेशन एम्प्लॉयमेंट की वजह से हुआ है, मतलब नौकरी की वजह से केवल 4.4% लोग एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह गए, जबकि 2011 में नौकरी 10% वजह थी माइग्रेशन की, ठीक है। और रिवर्स माइग्रेशन बहुत हद तक देखने को मिला है। जैसा कि मैंने बताया, कोविड-19 का जब पैंडेमिक फैला था, बहुत सारे लोग शहर छोड़ के वापस गांव लौट गए थे, तो रिवर्स माइग्रेशन बहुत बढ़ गया था। लेकिन उसके बावजूद गांव में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4% से 3.3% आया है, इसको लेके थोड़े एक्सपर्ट्स पजल्ड है कि ये कैसी रिपोर्ट है। जब रूरल इलाकों में लोग ज़्यादा लौट रहे हैं और रूरल इलाकों में नौकरियों की कमी है, उस समय पर रिपोर्ट ये बोल रही है कि रूरल इलाकों में अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है। दिस इज़ वन थिंग विच इज़ एक्चुअली वेरी पजलिंग फॉर द एक्सपर्ट्स। जीएस पेपर 2 नेशनल रिपोर्ट्स ऑन एम्प्लॉयमेंट में न्यूज़ आपको काम आएगी। फिर एक स्टडी हुई जिसमें बोला गया कि जो एल्डरली लोग हैं वो फाइनेंशियल और सोशल सिक्योरिटी को मिस करते हैं। हेल्पेज इंडिया ने एक नेशनल सर्वे कंडक्ट करा जिसमें बोला गया कि 47% एल्डरली पीपल अपनी फैमिलीज के ऊपर इनकम के लिए डिपेंडेंट है इकोनॉमिकली। 34% एल्डरली पीपल पेंशन और कैश ट्रांसफर के ऊपर डिपेंडेंट है। 40% एल्डरली लोग ये सोचते हैं कि जितना हो सके उतना नौकरी करेंगे ताकि खुद का पैसा आता रहे। इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की सेक्रेटरी आर सुब्रमण्यम के द्वारा ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। ये जो सर्वे रिजल्ट की फाइंडिंग्स है, इसको कंडक्ट किया गया नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। 4,400 सीनियर सिटीजन और 2,200 केयर गिवर्स से यहाँ पे डाटा लिया गया। 52% एल्डरली बोलते हैं कि उनके पास इनकम कम है। 40% बोलते हैं वो सिक्योर फील नहीं करते। 57% बोलते हैं कि उनका खर्चा उनकी सेविंग से ज़्यादा है। 45% एल्डरली बोलते हैं जितनी पेंशन आती है वो उतनी इनफ नहीं है। 71% सिटीजन्स काम नहीं कर रहे हैं। 36% सिटीजन्स काम करना चाहते हैं और 40% को लगता है कि जितना हो सको उतना काम करो ताकि बच्चों पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। कुछ के बच्चे हैं नहीं है, कुछ के हैं वो बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं। 30% एल्डर्स अपने आप को सोशल कॉज में इंक्लूड करना चाहते हैं। कुछ अच्छी न्यूज़ भी है, 87% एल्डर्स बोलते हैं कि उनके घर के पास हेल्थ केयर फैसिलिटी है, लेकिन 78% एल्डर बोलते हैं कि ऐप बेस्ड ऑनलाइन हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। 67 एल्डरली पर्सन वो बोलते हैं कि भाई उनके पास किसी भी प्रकार का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, एक ऐसे स्टेज ऑफ लाइफ पे जब सबसे ज़्यादा उनको हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत है। 13% लोग केवल गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम के अंदर कवर्ड है। 59% एल्डर सोचते हैं कि
एल्डर एब्यूज प्रेवलेंट है सोसाइटी में, 10% लोग तो खुद एब्यूज के शिकार हैं, ऐसा इनका बोलना है। ओके, तो ये कुछ यहाँ पे न्यूज़ हमने डिस्कस की है। फाइनली सऊदी अरेबिया से एक आर्टिकल निकल के आ रहा है, बेसिकली बाइडेन का ये बोलना है कि वो सऊदी अरेबिया जाएंगे और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलेंगे। जमाल कोशगी 2018 इस्तांबुल में जो सऊदी अरेबिया की कंसुलेट थी वहाँ पे इनको मार दिया गया। तब से मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने जमाल कोशगी को मारा है। ओवरऑल अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग के समय पे जमाल कोशगी की मौत का बदला लेंगे, जो बाइडेन इस प्रकार की बातें ये बोलते थे, दे विल मेक सऊदी अरेबिया पे। लेकिन अब बाइडेन खुद इजराइल, वेस्ट बैंक और जेडा जा रहे हैं, जेडा सऊदी अरेबिया में, वहाँ पे जाके बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वो खुद प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन सलमान के साथ बातचीत करेंगे, यूएस और सऊदी अरेबिया के रिश्तों को अच्छा करने की कोशिश करेंगे, इजराइल सऊदी अरेबिया के रिश्तों को सुधारने की कोशिश करेंगे, वगैरह वगैरह यहाँ पे बातें कही जा रही हैं। वेस्ट एशिया के इलाके में इजराइल, यूएई, सऊदी अरेबिया, इन सब प्लेयर्स के बीच में जो कॉपरेशन और अच्छा हो जाए, इसकी ये कोशिश करेंगे। इजराइल की सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में बोला है कि यूएस आयरन क्लैड ब्रदर है इजराइल का, हम इजराइल के साथ अलग अलग सेक्टर्स में कॉपरेट करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इजराइल की दोस्ती बाकी कंट्रीज़ के साथ भी बढ़े। फिर I2U2 हेड्स ऑफ स्टेट्स के साथ एक वर्चुअल समिट होगी। अब आप बोलोगे I2U2 में क्या होता है, तो I2 है इंडिया इजराइल, U2 है यूएस यूएई। तो इन कंट्रीज़ के बीच में भी बातचीत करके चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ओवरऑल इन कंट्रीज़ का गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जो कि 6 वेस्ट एशियन कंट्रीज़ का ग्रुप है, इसके साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। बताइए गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कौन सी 6 कंट्रीज़, अभी कुछ दिन पहले ही ये जो मोहम्मद प्रॉफिट की जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें जीसीसी न्यूज़ में था, तो मैंने आपको बताया था कौन सी 6 कंट्रीज आती हैं जीसीसी थी। बताइए जीसीसी की 6 कंट्रियों के नाम क्या है। ठीक है भाई, तो ओवरऑल मिस्टर बाइडेन वेस्ट एशिया में जो यूएस की फॉरेन पॉलिसी है, इसके रिस्पेक्ट में एक मेजर स्टेप के लिए जा रहे हैं। वेस्ट एशिया में यूएस एलाइज को बढ़ाना, ओवरऑल इंटर राइवलरी को सॉर्ट डाउन करना, ये ओवरऑल इनका टारगेट है। प्लस ईरान को काउंटर करना, ईरान जैसे प्लेयर्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट ना हो जाए, इसलिए एक एंटी ईरान फ्रंट यहाँ पे बना रहे हैं। इस रिस्पेक्ट में IAEA की कॉपरेशन को आगे बढ़ाना, इजराइल के साथ कॉपरेट करना, ऐसे बहुत से आप कह सकते हो वेराइड डायमेंशंस हैं आपके यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के विजिट के। अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन जो यूएन का न्यूक्लियर वॉचडॉग है, वहाँ पे 35 कंट्री ने वोट डाला था कि भाई ईरान के रिस्पेक्ट में, 30 कंट्रीज ने ईरान के अगेंस्ट वोट डाला और कुछ कंट्रीज ने ईरान के फेवर में वोट डाला। बेसिकली रशिया, चाइना 2 कंट्रीज थी जो कि ईरान के फेवर में वोट कर रही थी, 30 कंट्रीज ईरान के अगेंस्ट वोट कर रही थी। इंडिया, पाकिस्तान, लिबिया ने वोटिंग से एब्सटेन कर दिया। तो यूएस यहाँ पे फुल फ्लेज्ड प्रेशर भी लेके आ रहा है ईरान के ऊपर सैंक्शंस के थ्रू, ताकि ईरान यहाँ पे एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट पे साइन दे दे। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को सपोर्ट देने की बात की मिस्टर बाइडेन ने बोला कि हम 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, हम पैलेस्टीन की सिक्योरिटी, फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी को मानते हैं, हम पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज़ को जो थोड़ा बहुत पैसा पहले दे रहे थे वो फिर से देंगे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने $500 मिलियन की जो बायलैटरल एड थी पैलेस्टीन को, वो बंद कर दी थी, उसको फिर से यहाँ पे शुरू करने की बात कर रहे हैं जो बाइडेन। तो पैलेस्टीनियन कॉज को कम से कम वोकल सपोर्ट तो जो बाइडेन दे ही रहे हैं। ट्रंप ने तो वो भी देना बंद कर दिया था, बिल्कुल ही इजराइल प्रो हो गए थे ट्रंप ने तो जेरूसलम, जो कि पैलेस्टीनियंस के हिसाब से एक डिस्प्यूटेड इलाका है, वहाँ पे यूएस की एम्बेसी खुलवा दी है। बाइडेन उस एम्बेसी को बंद तो नहीं कर रहे हैं, बट उसका नाम जरूर चेंज कर रहे हैं। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बाइडेन का ये बोलना है कि हम पैलेस्टीनियंस को फाइनेंशियल सपोर्ट भी देंगे। जिस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज़ आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट नॉलेज के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है। आई होप आपको मजा आया सुनने में। अपनी व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देखे जाइएगा, कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो वो भी लिख के जाइएगा। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स।